नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे जो लगातार क्लास चल रही है उसी के अंतर्गत एक नए बिंदु पर। तो बात करते हैं आज परमाणु राशियों की। थोड़ी सी क्लास लेट हो जाती है थोड़ा सा लेकिन निश्चिंत रहे, क्लास जो है आज की शानदार क्लास होने वाली है। परमाणु राशियों के बारे में एक बात यह है कि ये वीर रस से परिपूर्ण रचना है। ठीक है ना, किससे? कि वीर रस से परिपूर्ण रचना है। और जैसा कि मैं हमेशा बात करता हूं वैसा ही आज कहने वाला हूं, क्योंकि परमाणु राशियों जैसा आज करवाने वाला हूं। पहले पृथ्वीराज रासो हो चुका है, बिसल देव रासो हो चुका है, उनको आपने देखा होगा, किसी भी किताब से किसी भी नोट्स से मिलान करवाया होगा तो आपको पता चला होगा कि उससे 21 ही रहा होगा। और उसी तरह से आज का जो परमाणु राशि है इसे आपको करवाने से पहले मैंने हिंदी साहित्य के जितने भी वर्तमान में इतिहास है उन सभी को पढ़ा है और फिर उसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं यहाँ संकलित करके आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है कि 12 बरस ले कुकर जिए, 12 बरस ले कुकर जिए, 13 ले जिए सियार, वर्ष 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये जो पंक्तियां हैं अक्सर जो है पूछ ली जाती है, तो आपने ध्यान रखनी है किसकी है? परमाणु राशियों की पंक्तियां हैं। जो परमाणु राशि जो है किसके द्वारा? जगनिक द्वारा। किसके द्वारा? ये जगनिक द्वारा रचित माना जाता है। पढ़ते हैं फर्राक परमाणु राशियों के बारे में। तो परमाणु राशियों की बात करते हैं कि ये जो है जो फर्रुखाबाद के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट को, फर्रुखाबाद के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट को 1865 ईस्वी में, ठीक है ना, फर्रुखाबाद के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में इसका प्रकाशन आला खंड के नाम से करवाया था। किस नाम से करवाया था? आला खंड के नाम से। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो परमाणु राशि है ये वास्तव में मतलब हमें ग्रंथ के रूप में उपलब्ध नहीं होता है, ये गीतों के रूप में उपलब्ध होता है जो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु के काल में गाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु के काल में गाया जाता है। तो जो चार्ल्स इलियट है उन्होंने क्या किया कि जगह जगह से इकट्ठा किया इस कहानी को इकट्ठा किया और फिर पूरी तरह से तैयार करके इसका फिर प्रकाशन उन्होंने 1865 ईस्वी में करवाया था। ठीक है ना, लेकिन 1865 ईस्वी में उन्होंने करवाया, लेकिन जो श्याम सुंदर दास है उन्होंने इसका जो प्रकाशन है वो नागरी प्रचारणी सभा, ठीक है ना, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा किस नाम से करवाया था? परमाणु राशि नाम से करवाया था। किस नाम से? परमाणु राशि नाम से। किसने? श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने परमाणु राशि नाम से करवाया था इसका प्रकाशन। और इससे पहले आला खंड के नाम से। और आला खंड के नाम से इसलिए क्योंकि आला और उदल की जो कहानी है, ये आला और उदल की ये कहानी है। इसकी जो अंग्रेजी अनुवाद है वो वाटरफील्ड ने करवाया था। किसने? वाटरफील्ड ने करवाया था। और उन्होंने कहा था कि ये पृथ्वीराज रासो का ही एक अंग है, लेकिन ये पृथ्वीराज रासो का अंग नहीं है। बाद के विद्वानों ने माना है कि ये उससे बिल्कुल भिन्न है। उससे संबंधित बहुत से अलग अलग साहित्यकार हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, बच्चन सिंह जी है, या राम कुमार वर्मा जी है, ठीक है ना, शुक्ल है, वो अलग अलग मत जो है, या राम गोपाल शर्मा दिनेश के जो मत है वो हम आज पढ़ेंगे। देखते हैं कि परमाणु राशि रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार की हम बात करते हैं तो इसके रचनाकार है जगनिक। कौन है? जगनिक इसके रचनाकार है। प्रकाशन की बात करें तो फर्रुखाबाद के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट ने, किसने? चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आला खंड के नाम से प्रकाशन करवाया था। किस नाम से? आला खंड के नाम से प्रकाशन करवाया था, क्योंकि आला और उदल दो क्षत्रिय वीरों की जो ये है कहानी है, या कह सकते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। और बहुत सी छोटी छोटी लगभग 52 लड़ाइयों का वर्णन है इसमें। कितनी? 52 लड़ाइयों का इसमें, छोटी छोटी 52 लड़ाइयों का वर्णन इसमें दिया गया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, किसने? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा से इसका प्रकाशन परमाणु राशि के नाम से करवाया था। ठीक है ना। अब प्रमुख रूप से हम परमाणु राशि पढ़ते हैं तो परमाणु राशि नाम से प्रकाशन किसने करवाया था? श्याम सुंदर दास ने, वैले इसे, और आला खंड के नाम से चार्ल्स इलियट ने। काव्य जो है ये वीर रस से पूर्ण गीति काव्य है। ठीक है ना, एक बात गीति काव्य और दूसरा वीर रस से परिपूर्ण गीति काव्य है। कौन सी रचना? परमाणु राशि। चलते हैं आगे। अनुवाद
वाटरफील्ड ने आला खंड का अंग्रेजी अनुवाद किया था। वाटरफील्ड ने, किसने? वाटरफील्ड ने, याद रख लेना, आला खंड का अंग्रेजी अनुवाद किया था। अब यहां तक तो आपने पढ़ा होगा कि वाटरफील्ड, ठीक है, ने आला खंड का अंग्रेजी अनुवाद किया था, जिसका संपादन, ये बिल्कुल नई बात है, ध्यान लगा लेना, जिसका संपादन ग्रियर्सन ने 1923 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1923 ईस्वी में। वाटरफील्ड आला खंड को पृथ्वीराज रासो का एक खंड मानते हैं। वाटरफील्ड आला खंड को पृथ्वीराज रासो का एक खंड मानते हैं। प्रत्येक बात को हमने अलग अलग तरीके से याद रखना है, क्योंकि संगत असंगत में इसी प्रकार की बातें पूछी जाती है, 4 या 5। कहने से तात्पर्य यह है कि जैसे परमाल रासो का 1 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो परमाल रासो का आला खंड नाम से प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने करवाया था। ठीक है। दूसरा आ जाता है कि आला खंड का परमाल रासो के नाम से प्रकाशन श्याम सुंदर दास ने करवाया था। ठीक है ना। और तीसरा आ जाता है कि वाटरफील्ड ने आला खंड का अंग्रेजी अनुवाद किया था। 4 नंबर पर आ जाता है कि वाटरफील्ड जो है वो आला खंड को पृथ्वीराज रासो से अलग मानते हैं। अब ऐसे लिखा हुआ आएगा, आपने चारों पढ़ने। अब अलग लिखा हुआ मानते ही आ जाएगा कि ये जो है अलग नहीं मानते हैं, क्योंकि वाटरफील्ड जो है वो क्या है, आला खंड को पृथ्वीराज रासो का एक खंड मानते हैं, अलग नहीं मानते हैं। इसके बारे में एक और है कि वाटरफील्ड ने जो अनुवाद किया था वो कलकत्ता रिव्यू में, किसमें? कलकत्ता रिव्यू में 1875-76 में, 1875-76 में दी 9 लाख चेन के नाम से, या दी मेरो फ्यूड, इसके अलावा एक और नाम था दी मेरो फ्यूड के नाम से प्रकाशित हुआ था। दी मेरो फ्यूड के नाम से प्रकाशित हुआ था। किस नाम से? दी मेरो फ्यूड के नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना। वाटरफील्ड का अनुवाद कलकत्ता रिव्यू में 1875-76 में दी 9, एक मिनट, सही है, दी 9 लाख चेन, दी 9 लाख चेन या दी मेरो फ्यूड के नाम से ही प्रकाशित हुआ था। कालिंजर के राजा परमीर देव के यहां जगनिक नाम के भाट थे, जिन्होंने मोहब्बे के 2 वीर, यह भी ध्यान रखना है जगह का, कहां के थे, जगह का ध्यान रखना है। मोहब्बे के 2 वीर थे, आला और उद्दल के चरित्र का वीर काव्य लिखा है। चरित्र पर एक वीर काव्य लिखा है, किसने? जगनिक ने। परमाल रासो जो है, आला और उद्दल नामक 2 क्षत्रिय, आला और उद्दल नामक 2 क्षत्रिय सामंतों की वीरता का वर्णन है। उत्तर प्रदेश में इसे आला खंड के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे आला खंड के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में वर्षा काल में आज भी इसकी गूंज गांव-गांव में सुनाई पड़ती है, जो श्रोताओं में वीर रस का संचार कर देती है। क्या है? उत्तर प्रदेश में वर्षा काल में आज भी इसकी गूंज गांव-गांव में सुनाई पड़ती है, जो श्रोताओं में वीर रस का संचार कर देती है। परमाल रसो वीर रस एवं गेयता के कारण आदिकाल की उल्लेखनीय कृति मानी जाती है। ध्यान रख लेना, परमाल रासो जो है वीर रस एवं गेयता के कारण, गीति काव्य होने के कारण आदिकाल की उल्लेखनीय कृति मानी जाती है। परमाल रासो में छोटी छोटी 52 लड़ाइयों का वर्णन है। कितनी लड़ाइयों का वर्णन है? छोटी छोटी 52 लड़ाइयों का इसमें वर्णन है। वीर रस का प्रयोग किया गया है। 12 बरस ले कुकर जिए, 13 ले जिए सियार, और वर्ष 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि परमाल रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हुए लिखते हैं। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है, ये आपने ध्यान रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो को भी अर्ध प्रमाणिक माना था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो को भी अर्ध प्रमाणिक माना था।
पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वालों की बात करते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, मुनिजिन विजय था और सुनीति कुमार चटर्जी। इन 3 लोगों ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना था। कौन कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजन विजय और सुनीति कुमार चटर्जी। इन 3 लोगों ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना था। प्रमाणिक मानने की बात करते हैं, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। प्रमाणिक की बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो को बात कर रहा हूं मैं बीच में एक बार, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो को जो प्रमाणिक मानने वाले लोग थे उनके अंदर सबसे पहले हमारे श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इन दोनों ने उसका संपादन करवाया था। श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये 2 आते हैं क्योंकि उन दोनों ने उसका संपादन करवाया था। तीसरे आते हैं कर्नल टोड। कर्नल टोड क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने पृथ्वीराज रासो के 30,000 पदों का अंग्रेजी अनुवाद करवाया था। क्यों आते हैं वो? क्योंकि उन्होंने 30,000 पदों का अंग्रेजी अनुवाद करवाया था। इसके अलावा हम बात करते हैं तो जॉर्ज ग्रेसन भी आ जाते हैं और जो क्या बोलते हैं उनको, रामगोपाल शर्मा दिनेश भी आ जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश भी आ जाते हैं, ग्रेसन भी आ जाते हैं, तासी भी आ जाते हैं, दशरथ शर्मा भी आ जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि दशरथ शर्मा ने सबसे छोटा जो संस्करण था जिसके अंदर 1300 छंद है, जो खंडों में विभाजित नहीं है, उसे ही प्रमाणिक रासो माना है, तो वो भी आ जाते हैं लगभग। ये लोग जो है इसको प्रमाणिक मानने वाले थे। ट्रिक की बात करूं तो मुंशी देवी प्रसाद वुल्लर ने ओझा शुक्ल वर्मा को कविराज से अधिक अप्रमाणिक माना है। मुंशी देवी प्रसाद वुल्लर ने ओझा शुक्ल वर्मा को कविराज से अधिक अप्रमाणिक माना है। मुंशी देवी प्रसाद से मुंशी देवी प्रसाद, वुल्लर से वुल्लर, ओझा से गौरीशंकर हीराचंद ओझा, शुक्ल से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वर्मा से रामकुमार वर्मा और कविराज से कविराज श्यामलदान, ये अप्रमाणिक मानने वाले थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक। क्या लिखते हैं? परमाल रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हुए लिखते हैं कि चंद्रप्रदायी के पृथ्वीराज रासो की तरह इस ग्रंथ को भी अर्ध प्रमाणिक ही कह सकते हैं। पृथ्वीराज रासो की तरह इस ग्रंथ को भी अर्ध प्रमाणिक ही कह सकते हैं। उसके बाद आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं, क्यों अर्ध प्रमाणिक कह रहे हैं वो, इसके पीछे भी एक तर्क सा देते हैं छोटा सा, ठीक है ना। क्या देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में गोसाई तुलसीदास जी ने इस श्रेणी के काव्य रूप को शायद सुना ही नहीं था। गोसाई तुलसीदास जी ने इस श्रेणी के काव्य रूप को शायद सुना ही नहीं था। यदि उन्होंने सुना होता तो अपने स्वभाव और नियम के अनुसार इस पद्धति को भी राम में अवश्य बना देते। कि जिस प्रकार की यह पद्धति थी, अगर ये लिखा हुआ होता वास्तव में तो तुलसीदास इसे अवश्य सुनते, और अगर तुलसीदास इसे सुनते तो इस शैली को भी राम में बना देते। कहने से तात्पर्य जिस तरह से आला और उदल कि गीत के रूप में जन जन तक पहुंचाया गया है, उस तरह से वो भी राम पर कुछ ऐसा लिखते जो जन जन तक पहुंच जाता। आचार्य शुक्ल फिर लिखते हैं, आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं कि यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रतिरक्षित मिलती। मतलब यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति, मतलब कहने से तात्पर्य कि प्रबंध पद्धति पर तो यह नहीं लिखा गया आचार्य शुक्ल के अनुसार, कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रतिरक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रखा गया था, गाने के लिए ही लिखा गया था। इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर वह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है। कहने से तात्पर्य है कि वर्तमान में जो रासो है वो केवल गूंज मात्र है, मूल जो है उसका कुछ भी अता पता नहीं है। परमाल रासो जो आला खंड है आचार्य शुक्ल के अनुसार, वो मूल क्या है उसका कुछ पता नहीं है, उसकी केवल गूंज मात्र ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आला का प्रचार यूं तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है, ठीक है ना। प्रमुख रूप से अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा क्वेश्चन जो है कठिन पूछ लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है ना, आला का प्रचार यूं तो सारे, कि आला खंड किस क्षेत्र में अधिक गाया जाता है, आला खंड किस क्षेत्र में अधिक गाया जाता है, तो उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गाया जाता है। लेकिन अगर कहा जाए कि विशेष रूप से किस क्षेत्रों के नाम आ जाए, तो बैसवाड़ा जो जगह है यहां सर्वाधिक गाया जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बैसवाड़ा जो जगह है यहां सर्वाधिक गाया जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या लिखते हैं इसके बारे में,
कि लेखक का नाम अज्ञात है। अब रामकुमार वर्मा तो ये लिखते हैं कि लेखक का नाम क्या है, अज्ञात है, केवल जनश्रुति इस बात की सूचना देती है कि वह जगनिक द्वारा रचित है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, अब हमारे पास जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहार में और विसेंट स्मिथ ने बुंदेलखंड में आला खंड के कुछ भागों का संग्रह किया था। क्योंकि ये जगह जगह गाया जा रहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहां से संग्रह किया था, कुछ भागों का, आला खंड के कुछ भागों का कहां से किया था, बिहार से। कहां से, बिहार से। और विसेंट स्मिथ ने कहां से किया था, बुंदेलखंड से। विसेंट स्मिथ ने कहां से किया था, बुंदेलखंड से। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहार में और विसेंट स्मिथ ने बुंदेलखंड से। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यह रचना राज्य से बिल्कुल भिन्न है, मतलब रासों से, सॉरी, ठीक है ना। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यह रचना रासों से बिल्कुल भिन्न है। अब आपको ध्यान रहे कि वाटरफील्ड ने तो क्या कहा था, जिन्होंने इसका क्या करवाया था, अंग्रेजी अनुवाद किया था, अंग्रेजी अनुवाद किया था। क्या किया था, वाटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। उन्होंने क्या कहा था, इसे रासों का एक भाग कहा था। रासो मतलब पृथ्वीराज रासो का एक भाग कहा था। लेकिन वाटरफील्ड ने जो अंग्रेजी अनुवाद किया था उसका संपादन किसने करवाया था, उसके संपादन की बात करें तो उसका संपादन जॉर्ज ग्रियर्सन ने करवाया था। किसने करवाया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कब करवाया था, 1923 ईस्वी में। कब करवाया था, 1923 ईस्वी में। लेकिन ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि ये जो है पृथ्वीराज रासो से बिल्कुल भिन्न रचना है। परमाल रासो जो है वो पृथ्वीराज रासो से बिल्कुल भिन्न रचना है। आला खंड की रचना कन्नौज और महोबा के गौरव से संबंध है। अब क्या अंतर है वो देख लीजिए कि आला खंड की जो रचना हुई थी, किसकी, आला खंड की जो रचना हुई थी वो कन्नौज के और महोबा के गौरव की बात करती है। किसके, कन्नौज की। मतलब ये उन्हीं दिनों की लड़ाई है जब पृथ्वीराज की जयचंद के साथ लड़ाई हुई थी, ठीक है ना, उसी क्षेत्र में। तो वो क्या है कि ये कन्नौज क्षेत्र के हैं और कन्नौज का राजा कौन था, जयचंद था। और कन्नौज की पृथ्वीराज की तो बनती नहीं थी। तो ये दोनों एक ही लड़ाई के अंग इसलिए मान सकते हैं क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई हुई थी उसी लड़ाई से संबंधित अलाउद्दीन रहे हो। तो ऐसा कुछ करके वो साथ में जोड़ रहे हैं वाटरफील्ड। लेकिन वो कह रहे हैं कि अलग है क्योंकि पृथ्वीराज रासो जो है, ठीक है ना, आला खंड की रचना कन्नौज और महोबा के गौरव से संबंध है। पृथ्वीराज रासो और आला खंड की शैली सर्वथा भिन्न है, दोनों की शैली भी भिन्न है। और आला खंड में क्या था कि उसके बारे में बताया गया, किसके गौरव की बात की गई है, पृथ्वीराज के गौरव की बात उसमें की गई है। आला खंड क्या है, अब आला खंड की कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं कि आला खंड में पुनरुक्ति की भरमार है, एक ही बात को बार बार कहा गया है, ठीक है ना, पुनरुक्ति की भरमार है। युद्ध में एक ही प्रकार के वर्णन, एक ही प्रकार की शस्त्र सूची और एक ही प्रकार के दृश्य अनेक बार आए हैं। मतलब कहने से तात्पर्य है कि बार बार जितनी ही बार युद्ध होता वो बार बार एक ही जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, एक ही जितने शस्त्रों का अस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा था। तो ये पुनरुक्ति बहुत अधिक हुई है क्योंकि लड़ाइयां कितनी है इसमें, 52 प्रकार की लड़ाइयों का वर्णन है और प्रत्येक लड़ाई में क्या कर रखा है, वैसी ही बातें कर रखी हैं। दूसरी इसकी क्या कमी है, एक ही प्रकार के दृश्य अनेक बार आए हैं जिन्हें पढ़कर मन ऊब उठता है। अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन हास्यास्पद हो गया है। अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन जो किया है वो हास्यास्पद हो गया है क्योंकि छोटी छोटी लड़ाइयों में भी लाखों लोग मरने का जो है विवरण दिया गया है कि छोटी छोटी लड़ाइयों में भी लाखों लोगों के मरने का विवरण दिया गया है। तो इससे क्या हास्यास्पद हो गया है ये। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं, ये सारे हिंदी साहित्य के इतिहास आ गए हैं, ठीक है नहीं, ये सारे मैंने शुक्ल के बारे में बताया और जो जो अलग चीज है जो महत्वपूर्ण है वो सारी मैंने उठाई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताया 2 नंबर, रामगोपाल शर्मा दिनेश के बारे में बताया 3 नंबर, रामकुमार वर्मा के बारे में बताया 4 नंबर और
बच्चन सिंह के बारे में बताया 5 नंबर, सभी के बारे में। और अगर किसी के हिंदी साहित्य के इतिहास में इनसे संबंधित सामग्री कुछ नई नहीं मिलती है तो फिर उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर बच्चन सिंह, आला खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। बच्चन सिंह के अनुसार आला खंड में श्रृंगारिक वर्णन का अभाव है, कहीं कहीं उद्दल की रसिकता के संदेश अवश्य मिलते हैं, लेकिन जो है क्या बोलते हैं उनको, रामगोपाल शर्मा दिनेश, वो कुछ श्रृंगारिकता का चित्रण इसमें मानते हैं, तो वो इसी लेवल का मानते होंगे। आला खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है, ठीक है, हमें याद रखना है कि श्रृंगारिक वर्णन जो है वो नहीं है, ठीक है ना। कहीं कहीं उद्दल की रसिकता के संदेश अवश्य है, किसकी, उद्दल की, ये भी ध्यान रख लेना। माड़ों की लड़ाई, इसमें कुछ लड़ाइयां हैं, जिन लड़ाइयों में से कुछ लड़ाइयां मैंने उठाई हैं। माड़ों की लड़ाई होती है एक, उद्दल ने बाप का बदला लेने के लिए लड़ी थी। जो माड़ों की लड़ाई थी वो उद्दल ने अपने बाप का बदला लेने के लिए, अपने पिता का बदला लेने के लिए लड़ी थी। फिर एक लड़ाई और मैं लेकर आया हूं आपके सामने कि नैनागढ़ की लड़ाई। कौन सी लड़ाई, नैनागढ़ की लड़ाई। नैनागढ़ की लड़ाई किस लिए हुई थी, परमाल के पुत्र ब्रह्मा के विवाह के लिए लड़ी गई थी। यह सबसे मुश्किल लड़ाई मानी जाती है। इन 52 लड़ाइयों में से सबसे मुश्किल लड़ाई जो मानी जाती है वो नैनागढ़ की लड़ाई मानी जाती है। परमाल रासोक में कितनी लड़ाइयां लड़ी गई थी, 52 लड़ाइयां लड़ी गई थी। कितनी लड़ाइयां, 52 लड़ाइयां लड़ी गई थी, जिनमें से सबसे मुश्किल लड़ाई जो थी वो नैनागढ़ की लड़ाई थी। और ये किस लिए हुई थी, ये परमाल के पुत्र ब्रह्मा के विवाह के लिए। तो बताया गया है कि छोटी ये जो लड़ाइयां होती थी ये विवाह के लिए और संपत्ति आदि के लिए अक्सर हुआ करती थी। रासों के बारे में हम जब बात करते हैं तब ये देखते हैं। ठीक है, फिर आता है जगनिक ने परमाल के पक्ष में लोगों को। अब जगनिक ने क्या कहा है, जगनिक जब लिखते हैं तो मैंने जैसे आपको पहले बता चुका था कि ये शायद जो लड़ाई थी ये पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज चौहान जब जयचंद पर आक्रमण करता है ये तब की लड़ाई हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि इसीलिए जगनिक लिखता है। जगनिक क्या लिखता है, क्योंकि जगनिक जयचंद के पक्ष का व्यक्ति है। जगनिक जो है वो जयचंद के मतलब परमाल के पक्ष का व्यक्ति है, तो वो लिखता है कि परमाल पक्ष के लोगों को पांडवों का अवतार बताया है, परमाल पक्ष के लोगों को पांडवों का अवतार बताया है, तो पृथ्वीराज पक्ष के लोगों को कौरवों का अवतार बताया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, नई चीज है, बिल्कुल ध्यान लगा लेना। जगनिक ने परमाल पक्ष के लोगों को पांडवों का अवतार बताया है। जगनिक ने परमाल पक्ष के लोगों को तो पांडवों का अवतार बताया है और पृथ्वीराज के पक्ष के लोगों को कौरवों का अवतार बताया गया है। तो किस रचना में पृथ्वीराज पक्ष के लोगों को कौरवों का अवतार बताया गया है, तो किस में बताया गया है, परमाल रासों में। ध्यान रख लेना। परमाल रासो जो उसमें बताया गया है कि जादू का, युद्ध में जादू का प्रयोग भी होता था। परमाल रासो के अंदर बताया गया है कि युद्ध में जादू का प्रयोग भी होता था। स्त्रियां जादू में माहिर थी। नैनागढ़ की सोना रानी, इनके नाम आए हैं कुछ के बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के इतिहास में। नैनागढ़ की सोना रानी, पथरीगढ़ की श्यामा भक्तिन। नैनागढ़ की सोना रानी, नैनागढ़ की लड़ाई जो थी ना वो सर्वाधिक मतलब कठिन लड़ाई मानी जाती है। पथरीगढ़ की मतलब परमाल रासो की 52 लड़ाइयों में से पथरीगढ़ की श्यामा भक्तिन, नरवरगढ़ की हिरिया मालिन, नरवरगढ़ की हिरिया मालिन, माड़ो की विजया, ठीक है ना, जादू की अचूक मार करती है। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं कि आलाखंड की भाषा इस तथ्य की गवाही देती है कि यह बहुत प्रवर्ती रचना है, अपभ्रंश या अवट से इसका कोई संबंध नहीं है। आलाखंड की भाषा इस तथ्य की गवाही देती है कि यह बहुत प्रवर्ती रचना है, अपभ्रंश या अवट से इसका कोई संबंध नहीं है। परमाल रासो के पद्य 10-10 रुपया के नौकर है, नाहक डरियो मूड कटा, ठीक है ना, नाहक डरियो मूड कटाए, ठीक है ना।
वीरतापूर्ण है कि 10-10 रुपए के ये नौकर है, इनसे सर कटाने से डरना मत, ठीक है ना, कटाए। फिर अर गोला छूटन लागे, अर गोला छूटन लागे, सर सर तीर रहे सन्नाए, ठीक है ना, याद रख लेना, सर सर तीर। आज तक आपने परमाल रासों की एक ही पंक्ति याद की होगी कि 12 बरस ले क्या था, 12 बरस ले कुकर जिए, 13 लीजिए सियार, वर्ष 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो आज आपको और बता दूं कि 10-10 रुपया के नौकर है, नाहक डरियो मूड कटाए, अर गोला छुट्टन लागे, अर गोला छुट्टन लागे, सर सर तीर रहे सन्नाए। और उन सबसे महत्वपूर्ण है, सदा तरैया ना बन फूले, पारो सदा न सावन होए। एक मिनट है, यारो है ये, यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को, यारो सदा न जीवे कोए, ठीक है ना। कोई हमेशा जिंदा नहीं रहता है, इसलिए मरने से नहीं डरना चाहिए, मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो सदा तरैया ना बन फूले, सदा तरैया ना बन फूले तरैया, ठीक है ना, यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को, यारो सदा न जीव कोई। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर पर हमारे वही है, 12 बरस ले कुकर जिए। ये था हमारा परमाल रासो।